जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का अभी तक का 4 पेपर बोर्ड परीक्षा में से हो चुका है। अच्छा हुआ होगा ऐसी आशा है। और 5वां पेपर आप लोगों का कल इंग्लिश का है, तो वो भी पेपर अच्छा हो इसी प्रयास में मैं आप लोगों के समक्ष एक बेहतरीन बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सिलेक्शन इसमें से किया गया है। आशा है कि इसमें से प्रश्न फंसेंगे, तो इसलिए ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रश्न आप लोगों का लगभग इसी तरीके से रहेगा। आपको इससे बाहर के प्रश्न नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सीधे हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला पर, बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए। प्रश्न हमारा, आप लोग जानते हैं जो पेपर होता है ये 4 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन है और इसमें कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनसे संबंधित प्रश्न को उत्तर दीजिए। सम पीपुल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज़ मेयरली टू गिव नॉलेज, कि शिक्षा का उद्देश्य, मेयरली का मतलब होता है बेटा केवल, मेयरली का मतलब क्या होता है? केवल, कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है। दीज पीपुल वांट स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स, ये लोग छात्रों से किताबें पढ़वाना चाहते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करवाना चाहते हैं। बट एड टू देयर नॉलेज, लेकिन उनकी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं। अदर्स बिलीव, दूसरे विश्वास करते हैं, दैट नॉलेज एलोन इज़ नॉट इनफ, कि ज्ञान अकेला पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट इन विच इनेबल्स ए मैन टू अर्न हिज लिविंग, केवल एक ऐसी चीज़ जो एक मनुष्य को अपनी जीविका कमाने में सक्षम बना सकती है, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, उसे शिक्षा कहा जा सकता है। ज्ञान और शिक्षा में फ़र्क है। सच पीपुल थिंक, ऐसे लोग सोचते हैं, दैट ब्रेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, कि रोटी अन्य किसी भी चीज़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। रोटी का मतलब यहाँ पर जीविका से है। स्टिल अदर्स बिलीव, अभी भी दूसरे विश्वास करते हैं, दैट एजुकेशन शुड एम, कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, सोलली एट मेकिंग गुड सिटीजन्स, एक अकेले एक अच्छा नागरिक बनाने का, एंड गुड पैट्रियट्स, और अच्छा देशभक्त बनाने का। ऑल दीज पीपुल सी, ये सभी लोग देखते हैं, ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का केवल एक उद्देश्य देखते हैं। कैसा? सेवरल पर्पज मतलब कई उद्देश्य, सेवरल का मतलब होता है कई। तो ये सभी लोग शिक्षा के कई उद्देश्य को देखते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक तथ्य के रूप में, एजुकेशन शुड एम एट 3 थिंग्स टुगेदर, शिक्षा को एक साथ 3 चीज़ों पर लक्ष्य बनाना चाहिए। इट शुड गिव मैन नॉलेज, इसे मनुष्यों को ज्ञान देना चाहिए। मेक देम सेल्फ रेलियंट, सेल्फ रेलियंट मतलब होता है आत्मनिर्भर। सेल्फ रेलियंट का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाना चाहिए। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन्स, शिक्षा नागरिकों को नहीं उत्पन्न करता है, हु व्हाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम, जब तक वह अपने खुद के स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं। टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, दूसरों की शिक्षा को दूसरों की स्वतंत्रता को छीन करके, मतलब जब तक लोग दूसरों की स्वतंत्रता को छीनकर अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं, तब तक शिक्षा अच्छे नागरिक नहीं बनाए। इट शुड प्रोड्यूस मैन, ये मनुष्यों को उत्पन्न करता है या उसे उत्पन्न करना चाहिए, हु लव देयर आउन कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करते हों, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज़, लेकिन जो दूसरे देशों को नुकसान ना पहुंचाना चाहते हों, चोट ना पहुंचाना चाहते हों। तो ये बेटा हम लोगों का पैसेज रहा है। अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी एम द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए पैसेज को हमने समराइज़ करके कुछ उत्तर लिखे हैं और यहाँ पर देखते हैं
देखिए यहाँ पर है कि एजुकेशन, मतलब क्वेश्चन नंबर ए है, एजुकेशन शुड गिव मैन नॉलेज एंड मेक देम सेल्फ रिलिएंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। मतलब शिक्षा को दूसरों को मतलब व्यक्तियों को ज्ञान देना चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और उन्हें दूसरों की सेवा करने योग्य बनाना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर बी क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर बी क्या कह रहा है कि ब्रेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मतलब रोटी यानी जीविका यानी भोजन अन्य किसी भी चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण है। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं? इफ़ नॉट, यदि नहीं तो क्यों, मतलब वाई मतलब क्यों। तो आंसर देखिए, आंसर कह रहे हैं कि ब्रेड इज़ नॉट ब्रेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। रोटी अन्य किसी भी चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण है। वी डू नॉट एग्री विद दिस, हम इससे सहमत नहीं हैं। क्यों नहीं सहमत हैं भैया? बिकॉज देयर इज़ ए लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक नॉलेज, रिस्पेक्ट एंड ETC, मतलब कि जैसे ज्ञान, सम्मान और अन्य चीज़ें। which इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू लिव ए सिंपल लाइफ। यहाँ पर बेटा ये वाला आपका गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए लिव। लिव मतलब रहना, जो एक साधारण जीवन जीने के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन। शिक्षा के द्वारा किस प्रकार के लोगों को उत्पन्न किया जाना चाहिए। तो अगर हम पैसेज देखें तो यहाँ कह रहे हैं इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज। आंसर को देखते हैं, आंसर भी वही है। आंसर में क्या है कि एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन, शिक्षा को ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए हु लव देयर कंट्री बट नॉट हार्म एनी अदर कंट्री, जो अपने देश को प्रेम करें और किसी दूसरे अन्य देश को नुकसान ना पहुंचाएं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन, मतलब जो नीचे रेखांकित पोर्शन ये वाला जो है ना, हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, इसको आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसमें कह रहे हैं पीपुल शुड लव एंड रिस्पेक्ट देयर कंट्री, लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। एंड शुड नॉट हेट एनी अदर कंट्री, और किसी भी अन्य देश से नफरत नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट अदर कंट्रीज़ मतलब दूसरे देशों का भी सम्मान करना चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता होता है, और आप लोग देखिए स्वतंत्रता का पैसेज में कौन सा शब्द है। तो स्वतंत्रता का पैसेज में शब्द है फ्रीडम। कौन सा शब्द है? फ्रीडम है। अब हम बात करेंगे, यानी यहाँ पर देखिए हमने उत्तर भी लिख दिया है फ्रीडम। अब हम बात करेंगे व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम। एम किसका मतलब है? तो एम का अर्थ क्या है? एम मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य, और उद्देश्य का हम लोगों को इसमें एक शब्द क्या मिलता है? पर्पज़ मिलता है। क्या मिलता है बाबू? पर्पज़ मिलता है। तो इसलिए हम लोग ये देखिए यहाँ पर पर्पसेज लिखा हुआ है ना, तो इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें पैसेज के अनुसार बताना था, तो ये पर्पज़ हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि बिलीव का आपको नाउन फॉर्म लिखना है, संज्ञा फॉर्म लिखना है। तो संज्ञा फॉर्म देख लीजिए बेटा, बिलीव का संज्ञा फॉर्म क्या होता है? तो बिलीव का संज्ञा फॉर्म होता है बिलीफ। अब ये हम लोगों का पैसेज से कंप्लीट हो गया, और आपको पता है कि पैसेज में 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए भी आपका 3 नंबर, बी 3 नंबर का, सी 3 नंबर का, डी आपका डी जो है ये भी 3 नंबर का, और ई में 3 है, 1-1 नंबर के, यानी 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है बेटा। प्रश्नों को देखते रहिए, पढ़कर जाइए। दावा है ऐसे ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 and 150 वर्ड्स। मतलब 100 से 150 शब्दों में किसी भी विषय पर आप एक आर्टिकल लिखिए। तो देखिए यहाँ पर है एक प्रश्न है द बुक व्हिच
यू लाइक मोस्ट, वह किताब जिसे तुम सबसे अधिक पसंद करते हो। तो आप लोग जैसे रामचरितमानस है, भगवत गीता है, या फिर कुरान है, या बाइबल है, जो भी आप मतलब पसंद करते हो, या कोई उपन्यास वगैरह है, उसके बारे में आप लिख लेना। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया। देखिए इसमें से मैंने एक कराया है, भारत में नदियों का महत्व। तो भारत में नदियों का जो महत्व है बेटा, यानी कि कृषि उत्पादित क्षेत्र है, तो कृषि होने के कारण यहाँ पर नदियाँ बहुत ज़्यादा सिंचाई में मदद करती हैं। अब अगला जो हमारा है, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में माताओं की भूमिका। तो देखिए ये हम करवा रहे हैं, प्लेस ऑफ मदर इन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज में माताओं की भूमिका। प्रश्न कह रहा है ए मदर होल्ड्स, देखिए यहाँ पर ए मदर होल्ड्स ए स्पेशल एंड रिस्पेक्टेड प्लेस इन सोसाइटी। एक माँ समाज में कैसे करती है, विशेष और सम्मानित स्थान। समाज में एक माँ का विशेष और सम्मानित स्थान है। सी इज़ ऑफन सीन एज द बैकबोन ऑफ द फैमिली। सी इज़ ऑफन, वह अक्सर, सीन मतलब देखी जाती है, एज द बैकबोन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। वह अक्सर परिवार की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखी जाती है। प्रोवाइडिंग केयर, लव एंड गाइडेंस टू हर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को ध्यान देना या देखभाल करना, प्रेम करना और उन्हें मार्गदर्शन देते हुए। ए मदर्स रोल गोज बियॉन्ड जस्ट रेजिंग हर चिल्ड्रेन। एक माँ की जो भूमिका है वो उसके बच्चे के लिए बहुत ही सीमा से परे होती है। सी शेप्स देयर वैल्यूज़, वह उनके मूल्यों को बताती है। टीच देम इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स, उन्हें महत्वपूर्ण जीवन के अध्यायों को बताती है। एंड सपोर्ट्स देम इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, और उन्हें जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहारा देती है, उनकी मदद करती है। हर इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभाव। हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रांग एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, उसके प्रभाव एक मजबूत और जिम्मेदार व्यक्तित्व बनाने में सहायक होते हैं। which in turn contributes to a healthy society, जो contributes मतलब प्रदान करता है, जो बदले में एक स्वस्थ समाज प्रदान करता है। मदर आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन द होम, मदर्स मतलब माताएं, आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन द होम मतलब घरों में, माताएं अक्सर घरों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मैनेजिंग हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए। एंड इंश्योरिंग, और विश्वास करते हुए, दैट द फैमिली फंक्शंस स्मूथली, कि परिवार का पूरा कार्य बहुत ही स्पष्टता से चलता रहे। इन मेनी कल्चर्स, कई संस्कृतियों में, ए मदर इज़ कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द होम, एक माँ मतलब कई संस्कृतियों में एक माँ घर का हृदय के रूप में मानी जाती है। प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड मोरल सपोर्ट टू हर फैमिली मेंबर, अपने परिवार के सदस्यों को भावनात्मक, इमोशनल मतलब भावनात्मक, एंड मोरल सपोर्ट, और कैसा, एक नैतिक सहारा देते हुए वह एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इन एडिशन टू हर फैमिलीज ड्यूटीज़, अपने पारिवारिक कर्तव्यों के अतिरिक्त, मेनी मदर्स बैलेंस दियर रोल्स एज प्रोफेशनल्स, कई माताएं अपनी भूमिका को व्यावसायिक रूप से भी निभाती हैं। प्रोफेशनल मतलब व्यावसायिक, प्रोफेशनल मतलब का क्या होगा, व्यावसायिक भूमिका भी निभाती हैं। कई माताएं व्यावसायिक भूमिका भी निभाती हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्क फोर्स एंड द इकोनॉमी, मतलब कार्य में हिस्सा बटाते हुए और आर्थिक हिस्सों में भी हिस्सा बटाते हुए, यानी कि जिम्मेदारियां निभाते हुए कार्य करती हैं। वेदर वर्किंग इनसाइड और आउटसाइड द होम, चाहे वो घर के भीतर का कार्य हो या बाहर का हो, ए मदर्स एफर्ट्स आर विटल टू वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। विटल मतलब अत्यधिक महत्वपूर्ण कह सकते हैं, या हद से ज़्यादा, मतलब एक माँ का प्रयास एक अच्छे समाज के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। द प्लेस ऑफ ए मदर इन सोसाइटी इज़ वन ऑफ रिस्पेक्ट, लव एंड ऑनर, समाज में एक माँ की भूमिका, सम्मान,
प्रेम और स्वाभिमान की है। सी नर्चर्स एजुकेट्स, वह शिक्षित करती है। नर्चर्स मतलब पालना, जैसे नर्सरी कहते हैं ना, तो वह नर्सर्स मतलब पालती है। एजुकेट्स मतलब शिक्षित करती है। एंड शेप्स फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली यानी भविष्य की पीढ़ियों का आकार। जनरेशन मतलब क्या होता है बाबू? जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी, तो आने वाली पीढ़ियों का आकार निर्धारित करती है। मेकिंग हर रोल इसेंशियल, इसेंशियल मतलब भी होता है महत्वपूर्ण, यानी अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाते हुए वह इन कार्यों को करती है। टू द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ एनी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय की विकास और उन्नति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी महिला से संबंधित अगर कोई भी टॉपिक आपका आए तो आपको उसे छोड़ना नहीं है। महिला से संबंधित, चाहे वो बालिका से हो चाहे महिला से हो। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन सी है ग्रामर। सेक्शन सी वाला सेक्शन क्या है? ग्रामर का है। तो ग्रामर वाले सेक्शन में कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक ए फूल, मतलब अत्यधिक वृद्धावस्था जब एक व्यक्ति एक मूर्ख के जैसा व्यवहार करता है, तो क्या इसको एम्बेसिलिटी कहते हैं, या सेनिलिटी कहते हैं, या फिर डोटेज कहते हैं, या फिर सुपर एनुएशन कहते हैं। तो ये होता है बेटा डोटेज। ये क्या होता है? डोटेज होता है। फिर कह रहे हैं अगला टॉपिक कि द मतलब बी नंबर कह रहा है द फ्रेज ब्रेक डाउन मीन्स। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू ग्रो रॉन्ग मतलब गलत हो जाना, या फिर टू स्टार्ट मतलब शुरू करना, टू बिगिन मतलब भी शुरू करना, और नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं ब्रेक डाउन मतलब खराब होना या बर्बाद हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहे हैं कि द सिनोनिम्स ऑफ टेनासिटी इज। टेनासिटी, टेनासिटी मतलब क्या होता है? इनग्रेटिट्यूड, या फिर डेसिमेशन, या फिर स्प्लेंडर, या फिर प्रिजर्वेंस मतलब, तो ये आपका यही चौथा ऑप्शन ही सही होगा। अगला कह रहे हैं द एंटानिम ऑफ एभोर। एभोर का मतलब क्या होता है? एभोर का मतलब क्या? हेज होता है, या फिर एवाइड होता है, या फिर लाइक होता है, या फिर इनवाइट होता है। एभोर का मतलब होता है एविड। क्या होता है? एविड। फिर कह रहे हैं डॉट डॉट करके लैंड्स या हैव नो मार्केट। तो किसके लिए नो मार्केट है भैया? कह रहे हैं बॉक्सन, लैंड्स हैव नो मार्केट, या फिर बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर। तो जो बंजर भूमि होती है ना, उसकी कीमत नहीं होती है, क्योंकि उस पर फसल उत्पादन अच्छा नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों से कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। पांचवा का ए है। आप लोगों ने नरेशन वाला सेक्शन पढ़ा होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा है यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, आई एम मच टायर्ड, मैं बहुत थका हूँ। तो देखिए आपका जो ये मच टायर्ड वाला है ना, ये वाला पोर्शन है, आई एम मच टायर्ड वाला, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या है? ये आपका है असर्टिव सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में है? असर्टिव में है। तो जब ये असर्टिव में होता है तब हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग सेड टू को टोल्ड करते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं। चलिए देख लेते हैं। यू टोल्ड मी दैट यू वेयर। अब देखिए यू आपका कैसे हो गया? यू आपका कैसे हो गया? तो यू जो आपका है आई का चेंजिंग हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन का है, चेंजिंग होगा सब्जेक्ट से, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा यू। और ये पास्ट टेंस में था, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया बाबू? तो इसलिए यहाँ पर वियर का प्रयोग हो गया, तो यू वियर मच टायर्ड। अगला हम लोग देखते हैं इसी में दूसरा नंबर, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डोंट यू इवर ट्राई टू चीट मी, मुझे कभी भी धोखा देने का प्रयास मत करना। इसमें अगर हम ये वाला देखें, ये वाला पोर्शन, तो ये आपका किस में है? ये आपका है इम्परेटिव सेंटेंस में। किस में है? इम्परेटिव सेंटेंस में है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में है। तो इसमें हम लोग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, फॉरबिड इसके रूप में बदलते हैं सेड या सेड टू को, और जो हमारा कंजक्शन है वो टू लगता है। चलिए देख लेते हैं। द मास्टर क्या है? द मास्टर
फॉरवर्ड होना चाहिए यहाँ पर, ये गलत हो गया है, इसका होना चाहिए फॉरवर्ड। फॉरवर्ड द मास्टर फॉरवर्ड द सर्वेंट, मतलब नौकर को उसने क्या किया, मना किया। टू एवर ट्राई टू चीट मी हिम, मतलब उसे कभी भी धोखा देने का। यहाँ पर जो हिम है ना, हिम यहाँ देखिए इसमें मी था, इसमें क्या है, मी है। मी का परिवर्तन मास्टर से होगा तो किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। अगला प्रश्न है, ये बी वाला कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक को निर्देशित करें, मतलब किसी एक को आप वैसे ही बदलिए, जोड़िए। तो कह रहे हैं पहला है दिस सूप इज़ वेरी कोल्ड, ये सूप बहुत ठंडा है। आई विल नॉट टेस्ट इट, मैं इसका स्वाद नहीं लूँगा। तो अब देखिए भैया, इसको कह रहा है सिंपल में बदलने के लिए, और हमें क्या करना है, हम सीधे बना दें कि दिस सूप इज़ टू कोल्ड फॉर मी टू टेस्ट, मतलब ये सूप मेरे टेस्ट करने के लिए बहुत अधिक ठंडा है। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि दिस इज एन ओल्ड बिल्डिंग, यह एक पुराना भवन है। आई लिव्ड हियर, मैं यहाँ रहता था, इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स में, किस में बनाना है, कॉम्प्लेक्स में। तो देखिए ये एक पुराना भवन है, मैं यहाँ रहता था, तो इसका आप बना दीजिए कि यह एक पुराना भवन है। दिस इज़ एन ओल्ड बिल्डिंग, मतलब यह एक पुराना भवन है। व्हेयर आई लिव्ड, जहाँ मैं रहता था। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब अगला प्रश्न आप लोगों का है, अगला प्रश्न है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब किसी एक को आपको निर्देशित करना है। देखिए ये आपका पहला था नरेशन का प्रश्न, दूसरा आपका था सिंथेसिस का प्रश्न, और तीसरा आपका है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कह रहा है माय ड्रेस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल ड्रेसेस, इसको मतलब मेरा पोशाक अन्य सभी पोशाकों में से सबसे अच्छा है। और ये कह रहा है इसे बदल दीजिए पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में बदल दीजिए। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, देखिए पॉजिटिव डिग्री का रूल कहता है कि सुपरलेटिव से अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो या तो नो अदर से शुरू करो या वेरी फ्यू से। अगर वन आपका प्रयोग है तो वेरी फ्यू से शुरू करो, और अगर वन आपका प्रयोग नहीं है तो नो अदर से। तो सीधे क्या करेंगे, नो अदर, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाले सभी शब्द यानी ऑफ ऑल ड्रेसेज। अब वर्ब लिखेंगे इज़ सो ब्यूटीफुल एज माई ड्रेस, मतलब उतना सुंदर नहीं है जितना कि मेरी पोशाक। अब हम लोग देखते हैं बेटा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है हु कैन हेट स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों से नफरत कौन कर सकता है। इसको बनाना है अफर्मेटिव में, किस में बनाना है, अफर्मेटिव में। तो अगर हु वाले वाक्य मिले ना तो बस ये देखो कि अफर्मेटिव है वो वाक्य कि निगेटिव है, मतलब असर्टिव में बनाना तो अफर्मेटिव है या निगेटिव है। तो ये आपका क्या है, ये आपका अफर्मेटिव में है, तो इसका जब बनाएंगे तो बनेगा निगेटिव, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वहाँ असर्टिव होना चाहिए प्रश्न के सामने, वो मिस हुआ है। तो देखिए हु के जगह पर अगर अफर्मेटिव है तो नो वन कर देंगे, और अगर नेगेटिव है तो एवरी वन कर देंगे। तो नो वन कैन हेट स्मॉल चिल्ड्रेन, कोई भी छोटे बच्चों से नफरत नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न डी नंबर पर कह रहा है, डी नंबर पर हम लोगों से कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक को सही करना है। कह रहे हैं दिस इज ए ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मतलब भी गलती होता है और मिस्टेक मतलब भी गलती होता है। तो भैया ब्लंडर मिस्टेक नहीं होगा, इसके जगह पर ब्लंडर के जगह पर क्या कर देना है, ब्लंडर के जगह पर बिग कर देना, मतलब दिस इज ए बिग मिस्टेक। समझ में आ रहा है ना, दिस इज ए बिग मिस्टेक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न है कि इफ़ ही विल आस्क मी, यदि वह मुझसे पूछेगा, आई विल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। देखिए इसका रूल होता है कि यदि इफ़ से वाक्य शुरू है, इफ़ से हो या अनलेस से हो या किससे हो, अनलेस से हो, ठीक है, इफ़ से हो या अनलेस से हो या फिर इन केस ऑफ से हो, इफ़ हो अनलेस हो या फिर इन केस ऑफ हो, तो आपको अगर पहला उपवाक्य मतलब दूसरा उपवाक्य अगर आपका फ्यूचर में है तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो क्या कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा कि इफ़ ही आस्क्स मी, यदि वह मुझसे पूछेगा, आई विल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूँगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी एक शब्द युग्म को यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेज
टू मेक द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग लेटर क्लियर, मतलब उनके अर्थ को बताते हुए आप किसी एक शब्द युग्म का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों शब्द युग्म का प्रयोग करा दिया है। पहला शब्द युग्म क्या कह रहा है, बियर। बियर मतलब होता है सहना, और बियर मतलब भालू भी होता है, सेम स्पेलिंग होता है। अब कह सकते हैं ही कैन बियर मेनी मिस्टेक्स, वह कई गलतियों को सहन कर सकता है। दूसरा है बेयर। बेयर मतलब होता है खाली, मतलब मेनी चिल्ड्रन वॉक्ड बेयर फुट, कई बच्चे नंगे पांव घूमते थे। आपको याद होना चाहिए सीमापुरी वाला पाठ। फिर है सेल, दूसरे शब्द युग में है सेल। सेल मतलब होता है कोशिका। तो देयर आर मेनी सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, मतलब यहाँ पर ये देखिए, ये हमने सेल्स जो लिखा है ये गलत हो गया है, इसका यहाँ पर ये वाला सेल्स होगा। देयर आर मेनी सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। और इसके बाद इस सेल का मतलब होता है बेचना। यहाँ पर भी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस है, यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा SELL। तो क्या हो जाएगा, ही सेल्स बुक्स, वह किताबें बेचता है। क्या हो जाएगा, वह किताबें बेचता है। ग्रामर सेक्शन का ये वाला प्रश्न, ये वाला पार्ट आपका हो चुका। अब देखते हैं अगला प्रश्न है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या करना है आपको, प्रश्न मतलब अगला आपका है 6वां नंबर प्रश्न है कि आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। कह रहा है मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखिए यहाँ पर मेजर उस्मान अब हुए हैं ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वाज नहीं लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बिकम। हैज़ बिकम मतलब मेजर उस्मान हैज़ बिकम ए फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री। मेजर उस्मान हमारे देश के एक महत्वपूर्ण योद्धा हुए हैं, एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। ये जो देख रहे हैं बेटा ना, टाइपिंग एरर थोड़ी बहुत होकर के आ रही है, ये मैंने ही टाइप किया है और अभी थोड़ा सा वहाँ पर मिस हो गया, ध्यान नहीं दिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम उसको काट करके सही कर दे रहे हैं। पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला कह रहा है, देखिए अब आपका यहाँ तक का हो चुका है, मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा। अब यह है जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, तो केवल भी इतने का बना लीजिए। तो इतने का केवल क्या बनेगा, व्हेन पाकिस्तान, क्या हो जाएगा, व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड ऑन आवर कंट्री साइड, जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया। तो अब क्या हुआ, अब हुआ भैया कि तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा कि ही वाज सेंट टू सेव द कंट्री। ध्यान रखिए पैसिव में है इसलिए यहाँ पर वाज लगा और सेंट लगा, तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। अगला प्रश्न कह रहा है राजौरी के युद्ध में वे मारे गए। राजौरी के युद्ध में वह मारे गए, किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते हैं। इतना तो बन जाएगा ना, आसान आसान है। तो क्या हो जाएगा, इन द वार ऑफ राजौरी, मतलब या सीधे कह सकते हैं ही वॉज किल्ड इन द राजौरी वार, वो राजौरी के युद्ध में मारे गए। बट वी कैन नॉट फॉरगेट हिज ब्रेवरी, लेकिन हम उनकी वीरता को, उनकी बहादुरी को नहीं भुला सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न क्या है, मतलब इसी में अगला सेंटेंस है, उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही नेवर वरीड अबाउट हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन की कभी भी चिंता नहीं की। अगला प्रश्न है, मतलब अगला सेंटेंस है, एक बार वह युद्ध में घायल हो गए। तो इसका क्या हो जाएगा, वंस, एक बार मतलब वंस ही बिकेम वाउंडेड इन द वार, एक बार वह युद्ध में घायल हो गए। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि अब कह रहे हैं कि कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से पानी लाए, मतलब कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लाए क्योंकि वह बहुत प्यासे थे। तो अब इसका क्या बनेगा, सम सोल्जर्स मतलब कुछ सिपाही टुक लिटिल वाटर फॉर हिम फ्रॉम फार अवे, उनके लिए बहुत थोड़ा सा पानी बहुत दूर से लेकर आए। यहाँ फार की स्पेलिंग FAR होगी, क्या होगा, FAR होगा। बिकॉज ही वॉज वेरी थर्स्टी, क्योंकि वह बहुत प्यासे थे। अब देखिए अब क्या कह रहा है, किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया। तो क्या हो जाएगा, किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया, मतलब बट
दैट ब्रेव डिड नॉट ड्रिंक वाटर हिमसेल्फ, लेकिन उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया। तो किया क्या, उन्होंने वह पानी एक दूसरे प्यासे सिपाही को दे दिया। तो क्या किया, ये देखिए यहाँ से, उन्होंने वह पानी एक दूसरे प्यासे सिपाही को दे दिया। अब इसको अगर देखें तो ये आपका किस टेंस में है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ही गेव दैट वाटर टू अनदर सोल्जर, उन्होंने वह पानी दूसरे सिपाही को दे दिया। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई, कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका हो जाएगा आफ्टर सम टाइम ही डाइड, कुछ देर बाद वे मर गए या उनकी मृत्यु हो गई। फिर कह रहे हैं ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। तो अब देखिए इसका हो जाएगा वी विल नेवर बी एबल टू, फ्यूचर में है तो यहाँ पर कैन कुड मे माइट इसका प्रयोग नहीं होगा, विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू। तो वी विल नेवर बी, विल इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर दृढ़ता का भाव है। वी विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट सच ब्रेव एंड काइंड पर्सन, हम ऐसे बहादुर और दयालु व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है बेटा, प्रश्न पूरा देख करके जाना और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, किसी नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको 40 शब्दों में उत्तर देना है। अब कह रहे हैं व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, पेडलर मतलब ये रैट ट्रैप वाले पार्ट से ही है। तो जो फेरी वाला था वह इस संसार को एक चूहेदानी के रूप में क्यों मानता था। तो है इसमें कि द पेडलर कंसीडर्ड द होल वर्ल्ड एज ए बिग रैट ट्रैप, चूहेदानी विक्रेता उस पूरे संसार को, चूहेदानी विक्रेता पूरे संसार को एक बड़ी सी चूहेदानी के रूप में मानता है। इट्स सोल पर्पस बीइंग टू सेट बैट्स फॉर पीपुल, क्योंकि इसका एकल उद्देश्य लोगों के लिए चारा व्यवस्थित करना है, लोगों को चारा डालना है। द जॉयज एंड रिचेज ऑफ वर्ल्ड आर नथिंग बट टेम्पटिंग बैट्स, मतलब कि जो इस संसार की खुशियां हैं और संपत्तियां हैं वह एक प्रलोभनकारी चारे के अतिरिक्त और कुछ नहीं। टेम्पटिंग मतलब प्रलोभनकारी। एंड एनी वन हु इज़ टेम्पटेड, और कोई भी जो प्रलोभित होता है बाई देम उनके द्वारा, वाज कैप्चर्ड बाई द रैट ट्रैप, वो उस चूहेदानी में या चूहेदानी के द्वारा पकड़ लिया जाता था। हुइच कम्प्लीटली क्लोज्ड इन ऑन हिम, जो इसके ऊपर पूरी तरीके से बंद हो जाती थी। देखिए चूहेदानी वाला पार्ट जो रेड ट्रैप पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप लोग उसको एक बार ज़रूर पढ़ करके जाएं। और आप लोग अगर उसे सारे पाठों को अब नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देख करके जाएं, आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। मेरा दावा है अगर साल भर भी आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आपको बेहतर मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जब फ्रेंच कुछ नहीं सुना पाया था तो एम हैमेल ने क्या कहा था, भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा था। तो देखिए हैमेल सेड दैट फ्रेंच, दोनों में से आपको एक करना है, चाहे आप उसे कर लेना चाहे इसे कर लेना। हैमेल सेड दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, हैमेल ने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है ये सबसे अधिक सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में सबसे अधिक सुंदर भाषा है। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह सबसे अधिक स्पष्ट और सबसे अधिक तथ्यात्मक भाषा है। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट दे मस्ट ऑल गार्ड इट, कि उन सबको इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन पीपुल आर इंस्लेव्ड, यदि जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं, इफ़ दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यदि वे मजबूती से अपनी भाषा से जुड़े होते हैं, इट इज़, तो ऐसा होता है, एज इफ़ दे हैव द की टू देयर प्रिजन, मानो उनके पास उनके जेल की चाबी हो। तो ये आप लोगों का बेटा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। बहुत ही बेहतर पेपर करके आना है, कुछ भी छोड़ करके आपको नहीं आना है। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न जैसे उसी का 7वें का ये वाला आप लोग जो कर रहे थे, ये 7वें का ए था, दोनों में से कोई एक। ऐसे 7वें का बी है, 7वें के बी में भी आपको दोनों में से कोई एक करना है। तो पहला प्रश्न है, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट। मतलब बच्चे सीमापुरी में बच्चे नंगे पाँव क्यों रहते थे। सीमापुरी में बच्चे नंगे पाँव क्यों रहते थे। तो चलिए देखते हैं कि क्यों रहते थे। चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टेड बेयरफुट। बच्चे सीमापुरी में बच्चे नंगे पाँव रहते थे ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी के कारण, एंड लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, और आधारभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण। वह लोग कैसे रहते थे, उनके पास ना तो मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी थी, और दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ उन लोगों के पास जो बेसिक यानी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, वो भी नहीं था। फिर क्या है, दियर फैमिलीज़ कुड नॉट अफोर्ड टू बाई शूज़। उनके परिवार जूते भी नहीं खरीद सकते थे या ख़रीदने में सक्षम नहीं थे। एंड दे ऑफन हैड टू प्रायोरिटाइज फूड एंड शेल्टर ओवर अदर नीड्स। और उन्हें अपने आवास और अन्य भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं के लिए निर्भर होना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था। दिस सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स द हार्श लिविंग कंडीशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रगल फेस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ सीमापुरी। यह परिस्थिति सीमापुरी में रहने वाले लोगों के द्वारा एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति, जीवन की जीने की मुश्किल परिस्थिति और आर्थिक संघर्ष को दर्शाती है, और आर्थिक संघर्ष को दर्शाती है। अब ये हुआ। दूसरा उसी पार्ट से फिर प्रश्न है कि व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। मतलब चूड़ी बनाने वाले या कांच की चूड़ी बनाने वाले कारखाने में होने वाली, कार्य करने से होने वाली हानियां क्या हैं। तो देख लेते हैं कि क्या क्या हानियां हैं। तो देखिए भैया, इसमें कह रहा है, इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री ऑफ वर्क ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ कट बैंगल्स इज़ मोस्ट हैजार्डियस। मतलब कि चूड़ी बनाने वाले कारखाने में चूड़ियों को जोड़ना, चूड़ियों को काटने का कार्य बहुत ही खतरनाक है। एज द वर्कर्स आर एक्सपोज्ड टू फ्यूम्स ऑफ केरोसिन लैम्प्स। क्योंकि जो वर्कर होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, वह लोग मिट्टी के तेल वाले लैंप पर कार्य करने में मजबूर होते हैं। प्लेस्ड इन क्लोज नॉन वेंटिलेटेड रूम्स, जो कि एक बंद बिना हवादार वाले कमरे में रखा जाता है। दिस वर्क ऑफ जुराई इज़ मोस्टली डन बाई फीमेल वर्कर्स। देखिए यहाँ पर जो जुराई लिखा हुआ है ना, जुड़ाई मतलब वही जुड़ाई जो चूड़ियों की जुड़ाई होती है। आप इसको यहाँ पर वेल्डिंग भी कह सकते हैं। मतलब जो ये कार्य जो है, ये महिलाओं के द्वारा भी अधिकतर किया जाता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं शॉर्ट आंसर वाले प्रोज के। अब देखते हैं हम लोग इसमें से लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर क्या है, कह रहे हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। कितने शब्दों में, लगभग 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। प्रश्न क्या कह रहा है, हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फेयर ऑफ वाटर। डगलस अपने पानी के भय को जीतने के लिए डगलस ने क्या किया। तो क्या किया था डगलस ने, चलिए देख लेते हैं। व्हेन डगलस ग्रू अप, जब डगलस बड़े हो गए, ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। उन्होंने तैराकी सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर मतलब कि एक निर्देशक की मदद लेने का निर्णय किया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देना और सभी लोग जुड़ जाना। बहुत ही मेहनत लगती है क्लास बनाने में, तो आप लोग ये समझना कि सर जी कितनी मेहनत से बनाए हैं, और इसी के कारण आप लोग इस क्लास को शेयर भी करते रहना। अब कह रहे हैं हिज ट्रेनिंग वेंट ऑन फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। उनका जो ट्रेनिंग था, प्रशिक्षण था, वो अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक चला। फॉर 3 months ही वॉज टेकन अक्रॉस द पूल। 3 महीने तक वह तालाब पर जाते थे विद द हेल्प ऑफ ए रोप।
मतलब एक रस्सी की मदद से, मतलब 3 महीने तक वह एक रस्सी की मदद से तालाब में जाते थे। एज ही वेंट अंडर, जैसे ही वह नीचे जाते थे, जैसे ही वह नीचे जाते थे, टेरर फील्ड हिम, भय उनमें भर जाता था। एंड हिज लेग्स फ्रोज, और उनके पैर जम जाते थे। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सहेल अंडर वाटर एंड इनहेल थ्रू रेज्ड नोज। ठीक है, एक्सहेल मतलब होता है सांस को छोड़ना, और इनहेल मतलब होता है सांस लेना। तो निर्देशक ने उन्हें पानी के भीतर सांस छोड़ना और नाक को ऊपर उठा करके सांस लेने की प्रक्रिया को सिखाया। ही मेड हिम किक एज हिज लेग्स टू मेक देम रिलैक्स। उसने उन्हें आराम देने के लिए पैरों को चलाने के लिए कहा। देन ही आस्क्ड हिम टू स्विम, फिर उसने उनसे तैरने के लिए कहा, फिर उसने उनसे तैरने के लिए कहा। ही कंटिन्यूड स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, उन्होंने अप्रैल से जुलाई तक तैरना निरंतर जारी रखा। स्टिल द टेरर हैड नॉट लेफ्ट, फिर भी भय नहीं गया, भय ख़त्म नहीं हुआ। ही स्वैम 2 मील्स एक्रॉस लेक वेंटवर्थ, वह 2 मील की वेंटवर्थ झील की दूरी को तैर करके पार कर गए। एंड द होल लेंथ टू द शोर, और पूरे तट तक तैर कर गए। एंड बैक ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के पूरे तट मतलब तैर करके दूसरे तट पर गए और पुनः वापस आए। देन ही ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर, तब उन्होंने अपने पानी के भय को जीता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे। एक आप लोगों को कल सुबह भी मैं एक पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, हाँ सुबह तक मैं पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल मेरा दावा है। अब देखिए इसी में हमसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा है अथवा करके, मान लीजिए आप कह रहा है 2 में से कोई एक लिखने का, लेकिन मान लीजिए पहला आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो अगला है व्हाट मेड द पेडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वेज। अल्टीमेटली मतलब होता है फाइनली, मतलब कि पेडलर यानी जो फेरी वाला था, किस कारण से उसने अंततः अपना जीवन बदल दिया, अपने तौर तरीकों को बदल दिया। तो देखते हैं किस कारण से, कौन सा कारण था भैया बदलने का। द पेडलर फाइनली चेंज्ड हिज वेज ड्यू टू एडलाज जेन्यून काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, तो पेडलर ने क्या किया, जेन्यून मतलब अत्यधिक या समर्पित कह सकते हैं, बहुत अधिक उसके दयालुता और सम्मान के कारण, एडला के बहुत अधिक दयालुता और सम्मान के कारण उस फेरी वाले ने अपना अंततः या अंतिम मार्ग को बदल दिया। व्हिच कॉन्ट्रास्टेड शार्पली, जो बहुत तेज़ी से विरोध दर्शाता है, विद हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसट्रस्ट, जो उसके पहले के पूर्व के अनुभवों यानी बर्बादी और अनुभवों के या बिगड़ैले और अनुभवों को बताता है, दर्शाता है, उससे बहुत ज़्यादा विरोध दर्शाता है। फिर क्या कह रहे हैं, ही अनकंडीशनल हर अनकंडीशनल कंपैशन मेड हिम रिफ्लेक्ट ऑन हिज लाइफ चॉइसेस, उसने यानी उसके जो बिना किसी शर्त के दया का भाव था ना, कंपैशन मतलब दया होता है, बिना किसी शर्त के दया के भाव ने उसे अपने जीवन के पसंद को बदलने के लिए मजबूर कर दिया या परिवर्तित कर दिया। एंड इंस्पायर्ड ए सेंस ऑफ डिग्निटी विद इन हिम, और अपने भीतर एक स्वाभिमान की समझ को विकसित करा दिया, व्यवस्थित कर दिया। व्हेन ही लेफ्ट ए गिफ्ट, जब उसने एक पुरस्कार छोड़ा, एंड ए लेटर फॉर हर, और उसके लिए एक पत्र को छोड़ा, जब उसने उसके लिए एक पुरस्कार और पत्र को छोड़ा, इट सिग्निफाइड हिज ग्रेटिट्यूड एंड द डिज़ायर फॉर रिडेम्पशन, तो इसने उसके आभार को प्रतीक किया, आभार को दिखाया, और उसमें सुधार की इच्छा को दर्शाया। मार्किंग ए टर्निंग पॉइंट, एक ऐसे मोड़ वाले बिंदु या महत्वपूर्ण बिंदु का चिन्ह दर्शाया। व्हेयर ही चूज टू एम्ब्रेस ए मोर ऑनरेबल पथ, जहाँ पर उसने एक अधिक सम्मानजनक मार्ग को चुना था, मार्ग को चुनना पसंद किया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 जो है बेटा ना, ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, मतलब नीचे दिए गए
स्टेंजा को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, बहुत ही अंश को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं बेटा, आपका एक पाठ है एन एलिमेंट्री स्कूल। कौन सा पाठ है? एन एलिमेंट्री स्कूल। एन एलिमेंट्री स्कूल इन ये स्लम। इन ये स्लम, ये आपका एक पोएम है बेटा, जो कि इस वर्ष आपके सिलेबस से हटा हुआ है। ये हमने भी ध्यान नहीं दिया और बना लिया। ये क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर से सेलेक्ट कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे अगर करना चाहें ना, तो इसका ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है और इसके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहें, क्योंकि समय आपके पास उतना नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। मैंने स्किप कर दिया है। अब देखिए अगला कह रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। नीचे दिए गए किसी एक कविता की सेंट्रल आइडिया को लिखिए। तो मैं आपको बता दूं बाबू, सेंट्रल आइडिया ए थिंग ऑफ ब्यूटी का, माय मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट का, ये तीनों सेंट्रल आइडिया इसी चैनल पर आपके वीडियोज़ में पड़े हुए हैं। आप वहां से देख लेना, मतलब पहले के वीडियो में है, पूर्व में, ठीक है, पहले पड़े हुए हैं, पहले ये वीडियो बन चुका है, तो आप इसी पर देख लेना, आपका समय बर्बाद ना हो। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने आपको ये वाला प्रश्न नहीं टेक किया है। अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11, आपको पता है कि यहाँ से आपका शुरू हो जाता है सप्लीमेंट्री वाला। तो सप्लीमेंट्री में कह रहा है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट, मतलब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। इनमें से प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आप 40 शब्दों में दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए आपसे कह रहा है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। मतलब बाघ राजा की मृत्यु के बारे में ज्योतिषियों का क्या भविष्यवाणी था। तो देखिए, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया, दैट द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाई ए टाइगर, कि बाघ राजा की मृत्यु एक या बाघ राजा एक बाघ के द्वारा मारे जाएंगे। एंड दैट ही शुड बी स्पेशली केयरफुल, और यह है कि उन्हें बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना होगा व्हेन किलिंग द 100 टाइगर, जब वो 100वें बाघ को मारें। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन केम ट्रू, उनका ज्योतिषी का जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही गई। आप लोगों को ये कहानी याद होगी। इसमें कहानी में क्या हुआ था कि बाघ राजा ने 100वें बाघ को मारा था, जो दीवान लेकर के गया था उस जंगल में। तो वहाँ पर जब वो मारा तो गोली उसकी नहीं लगी थी 100वें बाघ को। और अंत में क्या होता है कि बाघ राजा अपने लड़के के लिए एक लकड़ी का खिलौना लेकर जाते हैं, लकड़ी का बाघ लेकर जाते हैं। वही बाघ क्या होता है, वही बाघ उससे खेलता रहता है, मतलब उसी से खेलते रहते हैं ये लोग, और इनकी अंगुली में एक उसका कील चुभ जाता है, जिससे इनका हाथ में मतलब पूरा मवाद भर जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। और उसी समस्या बढ़ने के कारण हालांकि ऑपरेशन होता है, लेकिन ये बचते नहीं हैं। तो ये आपका रहा। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर लेना, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था, तीसरी मंजिल क्या थी। वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ स्थित था। तो चलिए देख लेते हैं भैया। यहाँ पर इसका उत्तर हमने लिया है कि द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। जो तीसरी मंजिल है ये चार्ली की एक इमेजिनेशन है, केवल कल्पना है। बिकॉज इट हैज़ नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, क्योंकि ये वास्तविकता में था ही नहीं, क्योंकि ये वास्तविकता में था ही नहीं। बट चार्ली क्लेम्ड दैट इट वाज प्रेजेंट, लेकिन चार्ली क्लेम करता था, शिकायत करता था कि ये उपस्थित था। अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार द थर्ड लेवल वाज एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। तीसरी मंजिल न्यूयॉर्क में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर थी, ऐसा चार्ली के अनुसार था, जबकि वास्तव में था ही नहीं, वास्तव में थर्ड लेवल था ही नहीं। ठीक है, तो अब ये हम लोगों का बेटा हो गया ये वाला प्रश्न। अब हम देखते हैं दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, व्हाट हैड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ली। सैम ने चार्ली को अपने पत्र में क्या लिखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग छोड़ना नहीं है इसको, और बेहतर से बेहतर करके आना है पेपर में, इसी प्रयास के साथ में है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था। तो सैम ने क्या लिखा था, द लेटर वाज एड्रेस टू चार्ली, उस पत्र पर चार्ली का पता था।
इन द लेटर, पत्र में, सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली, सैम ने चार्ली को सूचना दिया था दैट ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तीसरी मंजिल पर रह रहा था। ही हैड आल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, उसने चार्ली और उसकी पत्नी को तीसरी मंजिल की तलाश की जारी रखने के लिए कहा था। ध्यान रखना है, वो पत्र में आपने और वो लेमनेड वगैरह वायलिन वगैरह क्या क्या था, जब वो लॉन्ग में पूछेगा तब बताना है भैया। अगर शॉर्ट में पूछ रहा है तो बस इतना आपके लिए पर्याप्त है। अथवा मान लीजिए अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर एक दूसरा भी है, अथवा वाला भी है। क्या है? हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन, डॉक्टर सदाओ ने उस गोरे व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे किया था। तो देख लेते हैं कि कैसे किया था। प्रश्न है, डॉक्टर सदाओ यूज्ड हिज सर्जिकल स्किल्स एंड नॉलेज टू ऑपरेट ऑन द वाइट मैन सीक्रेटली, डॉक्टर सदाओ ने अपने कुशलता और ज्ञान का प्रयोग उस गोरे व्यक्ति की ऑपरेशन करने के लिए चुपके से किया था। कैसे किया था? चुपके से किया था। विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ हना, अपनी पत्नी हेना के मदद से। दे यूज्ड ए मेकशिफ्ट ऑपरेटिंग रूम इन द सेलर ऑफ दियर होम, उन्होंने अपने घर की कोठरियों में, उन्होंने अपने घर की उन कोठरी में से एक को एक ऑपरेशन रूम बना दिया था। क्या बना दिया था? एक ऑपरेशन कमरा बना दिया था। एंड केप्ट द मैन हिडन, और उस व्यक्ति को छुपा कर रखा था। अनटिल ही वाज स्ट्रांग इनफ टू बी मूव्ड, जब तक कि वह जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो गया था। ठीक है, तो आप लोग देखिए इस क्लास को बाबू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। एक बार शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा क्लास। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, कितने शब्दों में? लगभग 80 शब्दों में। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि हु वाज द टाइगर किंग, बाघ राजा कौन था? व्हाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, उसका नाम बाघ राजा के रूप में क्यों पड़ा? और ये वाला है कि व्हाई डिड जैक इंसिस्ट, मतलब बी नंबर पर, व्हाई डिड जैक इंसिस्ट दैट इट वाज द विजार्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर, कि ये उसकी मतलब छिपकली थी जिसे मारना चाहिए, जादूगर को मारना चाहिए जिसने उसकी माँ को नहीं मारा था। तो ये आपका प्रश्न बेटा जो 12 का बी है ना, ये सिलेबस में इस बार नहीं है। शुड विजार्ड हिट मम्मी एक पार्ट है, एक पार्ट है कौन सा? शुड विजार्ड हिट मम्मी, शुड विजार्ड हिट मम्मी। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं टाइगर किंग वाले प्रश्न का उत्तर। टाइगर किंग वाले प्रश्न का उत्तर क्या है? द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो टाइगर किंग थे वो महाराज प्रतिबंधपुरम के महाराज थे। उनका नाम क्या था? एक बार देख लीजिए, तो उनका नाम था जिलानी जंग बहादुर, उनका नाम जिलानी जंग बहादुर था। ही गॉट हिज नेम सिंस हिज बर्थ, उन्होंने अपना नाम अपने जन्म से ही पाया था। द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द स्टेट हैड सेड, ज्योतिषी मतलब राज्य के ज्योतिषी ने कहा था दैट हिज डेथ वुड आकर, कि उनकी मृत्यु होगी, घटित होगी, बिकॉज ऑफ ए टाइगर, एक बाघ के कारण, एक बाघ के कारण उनकी मृत्यु होगी। द किंग टुक इट टू हर्ट, राजा ने इसे दिल से ले लिया, राजा ने इसे दिल से ले लिया। एंड स्टार्टेड किलिंग ऑल द टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम फॉरेस्ट्स, और प्रतिबंधपुरम के जंगलों में सभी बाघों को मारना शुरू कर दिया। दस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग, इस प्रकार से वह बाघ राजा के रूप में जाने गए, प्रसिद्ध हुए। तो चलिए बेटा, ये रहा आज का इम्पोर्टेंट सेंट्रल मतलब पूरा मॉडल पेपर था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया गया मेरे द्वारा, और मैंने प्रयास किया है कि आपके सारे प्रश्न यहीं से फंसें। एक मैं आपको और दूंगा, एक सेंटर मतलब मॉडल पेपर आपको कल सुबह मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें, और बिना पढ़े मत जाएं, पूरी वीडियो देख करके जाएं। यकीन मानिए आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, आपको बेनिफिट इससे ज़रूर मिलेगा। और बेटा अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको
अगर कैसा लगा वीडियो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला के साथ अगले क्लास में, यानी कि कल सुबह वाले क्लास में। और हाँ, बोर्ड पेपर ख़त्म होने के बाद अगर आप लोग निरंतर तैयारी चाहते हैं, निरंतर तैयारी जैसे कॉम्पिटिटिव में आपको हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, या फिर ट्रिकी मैथ चाहिए, या फिर आप लोगों को जीके जीएस चाहिए, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के